हे एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एनसीईआरटी की छोटी छोटी बातें सीरीज पर, जहां पर आपको मिलती है एनसीईआरटी की हर एक लाइन की डिटेल एक्सप्लेनेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। साथ ही यहाँ पर देखने को मिलती है बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अगर आप क्लास 11th में हैं, क्लास 12th में हैं, या आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हैं जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। जी हाँ, मैं हूं सरला साहू और आप देख रहे हैं गेट साइंस सरला यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो इसमें हमने लगभग 4 लेक्चर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया है, सेकंड में हमने किंगडम मोनेरा, थर्ड में किंगडम प्रोटिस्टा, फोर्थ में किंगडम फंजाई। ठीक है, और आज हम पढ़ने वाले हैं किंगडम प्लेंटी, एनिमेलिया, वायरसेस, वायरॉइड्स एंड लाइकेंस। तो ये हमारा आज का क्या हो जाएगा, सबसे लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है, तो ये सारे जितने भी लेक्चर्स हैं इसको मैं डिस्क्रिप्शन में इन लोग का इनका लिंक डाल दूंगी, आप वहां से जरूर से जा करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे किंगडम प्लेंटी। तो मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूंगी। सबसे पहली बात, आपके पास जो आपके क्लास 11 की एनसीईआरटी है उसको आप निकालिए और अपने पास एक पेन या पेंसिल रखिए, ताकि आप उसको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको आप क्या कर सके, अंडरलाइन कर सके, मार्क कर सके। दूसरा टिप ये है कि आप इस वीडियो को, अगर आपको ये स्लो लग रही है तो आप इसको 1.25x स्पीड करके आप देख सकते हैं, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। किंगडम प्लेंटी includes all eukaryotic chlorophyll containing organisms commonly called plants। ठीक है, तो ये जो प्लेंटी किंगडम है इसमें कौन होंगे, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म यूकेरियोटिक होंगे और सभी के पास क्या होगा, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल क्या होता है, पिगमेंट होता है। और इस क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से ही यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रोसेस है वो होती है। ठीक है, अ फ्यू मेंबर्स आर पार्शियली हेटरोट्रॉफिक, तो such as the insectivorous plants or parasite. Bladderwort and Venus flytrap are example of insectivorous plants and Cuscuta is a parasite। तो क्योंकि किंगडम प्लेंटी में सारे के सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, मेंबर्स हैं, वो सभी यूकेरियोटिक हैं, क्लोरोफिल कंटेनिंग है। ठीक है, क्लोरोफिल कंटेनिंग मतलब कि वो क्या हो गए, ऑटोट्रॉफिक हो गए। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, पार्शियली हेटरोट्रॉफोस हैं। क्या होते हैं, पार्शियली हेटरोट्रॉप्स। ठीक है, पार्शियली हेटरोट्रॉप का मतलब यहाँ पे क्या है कि वो पूरी तरह से ऑटोट्रॉफिक नहीं होते, पूरी तरह से अपना खाना खुद से नहीं बना सकते। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है इंसेक्टिवोरस प्लांट का। इंसेक्टिवोरस प्लांट में यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स हैं, ब्लैडरवर्ट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट में यहाँ पर किसका किसका एग्जाम्पल दिया है, ब्लैडरवर्ट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप। तो ये जो आप प्लांट देख रहे हैं, ठीक है, ये जो आप प्लांट देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो इमेज है, तो ये वीनस फ्लाई ट्रैप का क्या है, पिक्चर है। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से यहाँ पे जो इनका खुला हुआ जो माउथ दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कोई अगर इंसेक्ट आकर बैठा तो ये जो इन लोग का माउथ है, ये क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, और फिर उसके बाद वहां पे डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट होंगे और वहां पे जो भी इंसेक्ट है उसको वो क्या कर लेंगे, पूरी तरीके से डाइजेस्ट कर लेंगे, और उसके सेल्स में जो भी प्रोटीन और एमिनो एसिड्स है उसको ये क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, वैसे ही ब्लैडर वर्ट होता है, ब्लैडर वर्ट भी इसी तरह से इंसेक्टिवोरस प्लांट कहलाता है। सेकेंड है पैरासाइट। तो पैरासाइट में यहाँ पर किसका एग्जाम्पल दिया गया है, कस्क्यूटा का। ठीक है, कस्क्यूटा, इसको हम हिंदी में अमरबेल कहते हैं। क्या कहते हैं, अमरबेल। तो कभी भी आप कहीं आते जाते रहते हैं और किसी पेड़ में आपको इस तरह से पीले कलर की क्या दिखाई देती है, लंबे लंबे से इस तरह से पीले कलर के स्ट्रक्चर दिखाई देता है पेड़ के ऊपर। ठीक है, लताएं आप कह सकते हैं, बेल आप कह सकते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, कस्कूटा या अमर बेल इन हिंदी। ठीक है,
अब ये जो कस्कूटा है ये क्या करता है, जिसी भी प्लांट के ऊपर ये रहता है तो उसका जो है सारा पोषण क्या करता है, ये खुद अ, अब ये पैरासाइट है तो अपने होस्ट का पोषण और न्यूट्रिशन क्या कर लेगा, खुद से ले लेगा। ठीक है। अब जो जिसके ऊपर ये जो कस्कूटा प्लांट है, ठीक है, वो प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाता है, वीक हो जाता है और अल्टीमेटली वो क्या हो जाता है, मर जाता है। तो ये तो बात हो गई किसकी, पार्शियली हेट्रोट्रॉप्स, जैसे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स एंड पैरासाइट। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। The plant cells have an eukaryotic structure with prominent chloroplast and the cell wall mainly made up of cellulose. तो यहाँ पर एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो प्लांट्स है तो यहाँ इनके पास क्या होगा, यूकेरियोटिक स्ट्रक्चर होगा और जो सेलुलर स्ट्रक्चर है, और इनके सेल में दो मेजर चीज प्रेजेंट होंगे। क्या, एक तो सेल वॉल प्रेजेंट होगा, ठीक है, सेल वॉल यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है, और वो क्या है, सेल्यूलोजिक है, सेल्यूलोजिक। इनका सेल वॉल किससे मिलकर बना है, सेल्यूलोज से मिलकर बना है। जैसे फंजाई का सेल वॉल जो है काइटिन से मिलकर बना हुआ था। ठीक है। दूसरी चीज, इनके पास क्या होंगे, इनके पास क्लोरोप्लास्ट होंगे। इनके पास क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होगा। और ये जो सबसे स्टार्टिंग में हमने जो क्लोरोफिल की बात कही, तो ये क्लोरोफिल कहाँ पे होता है, क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। ठीक है। तो प्लांट सेल्स यूकेरियोटिक होते हैं और इस यूकेरियोटिक सेल में आपको प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेंगे। ये क्या हो गया, ये सेल हो गया, मान के चलो ये न्यूक्लियस हो गया। तो यहाँ पर इस तरह से ये क्या होंगे, क्लोरोप्लास्ट होंगे। ठीक है। ये क्या हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट, और इसी क्लोरोप्लास्ट, 1 मिनट, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होगा और इसी क्लोरोप्लास्ट में ये क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट प्रेजेंट होगा। ठीक है। यू विल स्टडी द यूकेरियोटिक सेल स्ट्रक्चर इन डिटेल इन चैप्टर 8। तो चैप्टर 8 में हम ये जो भी सेल स्ट्रक्चर है हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है। प्लेंटी इंक्लूड्स एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो प्लांट्स में मेनली आपको एल्गी देखने को मिलेंगे, ब्रायोफाइट्स देखने को मिलेंगे, टेरिडोफाइट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है। जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। आगे बढ़ते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स हैज टू डिस्टिंक्ट फेजेस, द डिप्लॉयड सेप्रोफिटिक एंड हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक that alternate with each other. The lengths of the haploid and diploid phases, and whether these phases are free living or dependent on others, vary among different groups in plants. This phenomena is called alternation of generations. You will study the further details of this kingdom in chapter 3. तो यहाँ पे जो प्लांट का लाइफ साइकिल है, तो प्लांट के लाइफ साइकिल में आपको दो स्टेज देखने को मिलेंगे। एक है क्या, यहाँ पे डिप्लॉइड स्पोरोफाइट, ठीक है, और एक यहाँ पे क्या है, हैप्लॉइड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। तो इनके लाइफ साइकिल में इस तरह का स्टेज आता है और ये एक दूसरे के साथ क्या होता है, इंटरचेंजेबल होता है। ठीक है, चेंज होते रहता है। कभी डिप्लोफाइट स्पोरोफाइट होगा, फिर उसके बाद उसमें कुछ चेंजेस होंगे, डिफ्रेंशिएशन होगा, फिर वो हैप्लॉइड गैमेटोफाइट बन जाएगा। और ये भी होता है कि ये जो डिप्लोफाइट स्पोरोफाइट है कई बार हैप्लॉइड गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए, अपने शेल्टर के लिए। और जैसे ही आप जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में जाएंगे तो इनका जो हैप्लॉइड गैमेटोफाइट है वो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट पर क्या हो जाता है, डिपेंड हो जाता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हम कहां पर डिटेल में पढ़ेंगे, हम प्लांट किंगडम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये जो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट है और ये जो हैप्लॉइड गैमेटोफाइट है, तो इनका जो है प्लांट का जो लाइफ साइकिल है उसमें ये क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो इसी को हम क्या कह देते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कह देते हैं। ठीक है। तो इसको हम फिर से और अच्छे से बहुत डिटेल से चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये अभी समझ में नहीं भी आ रहा होगा तो कोई टेंशन की बात नहीं है, हम इसको फिर से पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। किंगडम एनिमेलिया। This kingdom is characterized by heterotrophic eukaryotic organisms. Heterotrophic का मतलब यहाँ पे क्या है, ये अपने न्यूट्रिशन के लिए, पोषण के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे क्या होंगे, डिपेंड होंगे। ठीक है। That are multicellular and their cells lack cell walls. ठीक है। तो ये क्या होंगे, एक तो हेट्रोट्रॉफिक होंगे,
दूसरे क्या होंगे, ये मल्टी सेल्यूलर होंगे, मल्टी सेल्यूलर, ठीक है। तीसरे ये क्या होंगे, इनका इनके पास जो सेल होगा उसमें ये जो सेल वॉल है वो क्या होगा, एब्सेंट होगा। सेल वॉल क्या होगा, एब्सेंट होगा। दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। अब यहाँ पे ये क्यों बोला गया है कि ये जो किंगडम एनिमल्स के जो मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करते हैं, प्लांट्स पर ही डिपेंड होते हैं। तो जैसे आप मान के चलो, ह्यूमन का ही एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे वेजिटेरियन जो पीपल होते हैं, वेजिटेरियन जो होते हैं वो क्या करते हैं, वेजिटेरियन पीपल जो है डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ पे प्लांट्स को खाएंगे। तो यहाँ पे तो हमको दिख रहा है कि ये जो पीपल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट यहाँ पे प्लांट पे डिपेंड है अपने फूड के लिए, ठीक है। अब इनडायरेक्ट का बात यहाँ पे क्या होता है, देखो जैसे ये प्लांट है, अब कुछ नॉन वेजिटेरियन पीपल्स होते हैं, ये क्या हो गए, नॉन वेजिटेरियन पीपल्स हो गए। अब यहाँ पे वो क्या खा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल चिकन, ठीक है। अब ये चिकन ने तो क्या खाया, ये चिकन ने तो यही प्लांट जो सीरियल्स हैं, ठीक है, दाल है, वही सब खाकर ये क्या हुआ है, चिकन बड़ा हुआ है। और इस चिकन को अब कौन खाने वाला है, ये जो नॉन वेजिटेरियन पर्सन है वो खाने वाला है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि हर ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए प्लांट पर ये क्या हो गया, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। आगे बढ़ते हैं। दे डाइजेस्ट देयर फूड इन एन इंटरनल कैविटी एंड स्टोर फूड रिजर्व्स एज ग्लाइकोजन और फैट। तो ये जो किंगडम एनिमेलिया के जो मेंबर्स हैं वो अपने फूड को एक इंटरनल कैविटी में क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। और इनका जो फूड रिजर्व है, अगर आपने मान के चलो बहुत ज्यादा खा लिया, ठीक है, तो कुछ जितना एनर्जी के लिए यूज होगा तो वो होगा, लेकिन बाकी जो मटेरियल्स बचे हुए हैं वो कैसे स्टोर हो जाते हैं, ग्लाइकोजन और फैट में क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक बाय इंजेशन ऑफ फूड, ठीक है। तो ये चीज जब मैंने आपको न्यूट्रिशन पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो एनिमल्स है उसमें होलोजोइक न्यूट्रिशन मिलता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, वो फूड को इंजेस्ट करते हैं, ठीक है, अंदर खाते हैं, फिर उसके बाद कैविटी होती है जैसे हमारा ये जो डाइजेस्टिव कैनाल है उसके अंदर फिर वो फूड को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। They follow a definite growth pattern and grow into adults and that have definite shape and size. ठीक है। Higher forms show elaborate sensory and neuromotor mechanism. Most of them are capable of locomotion. ठीक है। तो ये जो किंगडम एनिमेलिया के जो पर्सन होते हैं, मेंबर्स होते हैं, वो सभी में आपको डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न देखने को मिलेगी, ठीक है। वो एडल्ट होते हैं और उन एडल्ट्स का एक डेफिनेट शेप एंड साइज आपको देखने को मिलता है। अगर आप हायर फॉर्म्स की बात करें तो वहां पे सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म होता है। तो जैसे अगर हम ह्यूमंस की ही बात करें तो वो क्या है, हाईएस्ट फॉर्म है। तो वहां पर आपको इस तरह के सेंसरी एंड न्यूरोमोटर्स मैकेनिज्म्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। और एनिमल किंगडम के मोस्ट ऑफ द मेंबर्स क्या होते हैं, लोकोमोशन के लिए कैपेबल होते हैं, वो एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। The sexual reproduction is by copulation of male and female followed by embryological development. ठीक है। Salient features of various phyla are described in chapter 4. तो ये जो एनिमल किंगडम का के बारे में डिटेल में हम कहाँ पर पढ़ेंगे, चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है डन बाय कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल। तो आपको पता है मेटिंग एक प्रोसेस है, ठीक है। तो मेल एंड फीमेल के बीच जो मेटिंग होता है उसी को हम क्या कहते हैं, कॉपुलेशन कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, ये क्या हो गया, ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गया। अगर हम ह्यूमंस का एग्जाम्पल ले तो इनके बीच क्या होगा, मेल एंड फीमेल के बीच मेटिंग होगा, कॉपुलेशन होगा। तो मेल का जो स्पर्म है वो फीमेल के बॉडी में एंटर करेगा और वहां का जो ओवा है उसको फर्टिलाइज करेगा। फर्टिलाइज करके यहाँ पे क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, ठीक है। अब जाइगोट के बाद यहाँ पे क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। क्या बनेगा, एम्ब्रियो। फिर ये एम्ब्रियो क्या होगा, डेवलप होगा, फिर उसके बाद आपको गर्ल चाइल्ड या बॉय चाइल्ड देखने को मिलेंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो एनिमल्स में तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं, ह्यूमंस ही आते हैं। बहुत सारे एनिमल्स के मेंबर्स हैं आप देखेंगे तो, ठीक है। तो सब में लगभग लगभग एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। ये सारी चीजें हम चैप्टर 4 में और डिटेल से पढ़ेंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स एंड लाइकेंस। ठीक है। In the five kingdom classification of Whittaker, there is a no mention of lichens and some acellular organisms like viruses, viroids and prions. ठीक है। तो ये जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें जो विटेकर हैं उन्होंने वायरस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स एंड लाइकेंस को कोई भी जगह नहीं दी है। ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड है ए सेल्यूलर। क्या है यहाँ पे? ए सेल्यूलर। और एक वर्ड क्या होता है? सेल्यूलर। तो जो सेल्यूलर वर्ड है, ठीक है, तो जो भी किसी भी ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें, अगर उसके पास एक प्रॉपर सेल्यूलर स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस हो गया और बाकी अदर सेल ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक है, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, जो स्वतंत्र रूप से क्या कर सकता है? जीवित रह सकता है, सिंगल सेल, तो इसको हम क्या कहते हैं? सेल्यूलर। अब यहाँ पे ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ए सेल्यूलर है, जिनके पास एक डेफिनेट सेल स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है। और ये क्या करते हैं? अगर ये किसी भी अदर ऑर्गेनिजम्स के अगर बॉडी से बाहर रहे तो क्या करते हैं? ये एज अ डेड, ठीक है, डेड रहते हैं। और जैसे ही ये एंटर कर लेते हैं किसी भी अदर ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में तो ये सडनली क्या हो जाते हैं? लिविंग हो जाते हैं। तो इसीलिए ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? ए सेल्यूलर कहते हैं। ठीक है। और ए सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन आते हैं जरा देखिए यहाँ पे। ये जो वायरस है, वायरॉइड है एंड प्रियॉन्स है, तो ये तीनों के तीनों कैसे हैं? ए सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है। दीज आर ब्रीफली इंट्रोड्यूस हियर, तो हम इनके बारे में अभी यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। All of us who have suffered the ill effects of common cold or flu known what effects viruses can have on us, even if we do not associate it with our condition. ठीक है। तो जो भी कॉमन कोल्ड जो डिसीज जो होती है, हमको इन्फेक्शन जो होता है, ठीक है, जो इल इफेक्ट्स है वो किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है। ठीक है। Viruses did not find a place in classification since they are not considered truly living. तो वायरस को हमने किसी भी किंगडम में हमने क्लासीफाई नहीं किया है। क्यों? क्योंकि हम उसको ट्रूली लिविंग कंसिडर करते ही नहीं है। If we understand living as those organisms that have cell structure, the viruses are non-cellular. ठीक है। नॉन सेल्यूलर का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? ए सेल्यूलर। ए सेल्यूलर एंड नॉन सेल्यूलर इज अ सेम थिंग। ठीक है। इट्स लाइक अ सिनोनिम्स। ओके। तो ये जो वायरसेस हैं वो ए सेल्यूलर हैं या फिर नॉन सेल्यूलर होते हैं। Organisms that are characterized by having an inert crystalline structure outside the living cell. ठीक है। Once they infect a cell, they take over the machinery of the host cell to replicate themselves and killing the host. तो यहां पर क्या है? जस्ट अ सेकेंड। ओके। तो यहां पर ये बोल रहे हैं कि ये जो वायरसेस हैं ये क्या है? नॉन सेल्यूलर होते हैं, नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं। और अगर हम इनका कैरेक्टरिस्टिक देखें तो ये क्या होते हैं? ये मान के चलो कोई होस्ट सेल है। ठीक है। ये क्या है? होस्ट। होस्ट का मतलब एक होस्ट और पैरासाइट का एक रिलेशनशिप होता है। यहाँ पे मान के चलो ये क्या हो गया? पैरासाइट। तो ये जो पैरासाइट इस ह्यूमन बॉडी में एंटर करेगा। ठीक है। ह्यूमन बॉडी में एंटर करके अब क्या करेगा? इसके बॉडी में जो भी न्यूट्रिशन है उसको ये क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है। तो जिसकी बॉडी से वो न्यूट्रिशन ले रहा है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? होस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? होस्ट कहते हैं। ठीक है। चलिए, तो ये जो वायरस है, तो अगर वो आउटसाइड दी होस्ट बॉडी है, अगर मान के चलो ये यहां पर है, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? एक इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होगा। इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होगा। ठीक है। लेकिन जैसे ही ये इस होस्ट के बॉडी के अंदर आ जाएगा, इस होस्ट के बॉडी के क्या करेगा? एंटर कर लेगा। ठीक है। अब जैसे ही इसके सेल में ये जो वायरस है वो एंटर करेगा, फिर उसके बाद ये जो वायरस को जो जेनेटिक मटेरियल है, मैं इस ह्यूमन का एक सेल आपको दिखा रही हूँ। ठीक है। ये यहाँ पे क्या हो गया? न्यूक्लियस। तो ये जो वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो इसके जेनेटिक मटेरियल से क्या कर लेगा? यहाँ पे इस तरह से इंटीग्रेट कर लेगा। क्या कर लेगा? इंटीग्रेट कर लेगा। फिर उसके बाद इसमें क्या होगा? डीएनए रेप्लिकेशन होगा और ये जो वायरस है ये अपना क्या करेगा?
बोल सकते हैं आप नंबर को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, नंबर इंक्रीज करेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये जो होस्ट है वो एकदम कमजोर होते जाएगा और लास्ट में क्या हो जाएगा, होस्ट जो है डेड हो जाएगा, होस्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे वंस दे इन्फेक्ट अ सेल they take over the machinery of the host cell to replicate themselves and killing the host. Okay. Would you call viruses living or non living? तो इन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि अब आप बताइए कि आप वायरस को लिविंग कंसिडर करेंगे या नॉन लिविंग कंसिडर करेंगे। ओके, कमेंट डाउन बिलो, आप जरूर से कमेंट कीजिए। आगे बढ़ते हैं। वायरस मीन्स वेनम और पॉइजनस फ्लूइड, ठीक है। वायरस का मतलब यहाँ पे क्या है, वेनम और पॉइजनस फ्लूइड, एक जहरीला फ्लूइड, ठीक है, जहरीला फ्लूइड या जहरीला तरल पदार्थ। Dmitry Ivanovsky, 1892, recognized certain microbes as a causal organisms of the mosaic disease of tobacco. ठीक है, तो यहाँ पे आपको साइंटिस्ट का नाम बहुत अच्छे से याद रखना है, ईयर याद रखना है और उसने क्या डिस्कवरी की है ये याद रखना है। तो ये जो इवानोव्स्की है 1892 में, तो उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि जो भी माइक्रोब्स हैं जो क्या कर रहे हैं, मोजेक डिसीज कॉज कर रहे हैं, किसमें, टोबैको प्लांट में, ठीक है। तो उन्होंने इस माइक्रोब्स को रिकॉग्नाइज किया और इस माइक्रोब्स को उन्होंने क्या कहा, वेनम और पॉइजनस फ्लूइड का, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है वायरस, ये जो डिमिट्री इवानोव्स्की हैं, तो इन्होंने वायरस को क्या कहा, वेनम और पॉइजनस फ्लूइड कहा, जो कि क्या कर रहे थे, टोबैको जो प्लांट है उसमें क्या कर रहे थे, मोजेक डिसीज कॉज कर रहे थे, ठीक है। तो इतना आपको इस साइंटिस्ट और इसके डिस्कवरी के बारे में आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। दीज वर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये जो वायरस होते हैं वो बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। अब ये कैसे पता चला, बिकॉज दे पास्ड थ्रू बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर, ठीक है। तो बैक्टीरिया को देर इज ए बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया ही क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, फिल्टर हो सकते हैं, बैक्टीरिया ही क्या हो सकते हैं, फिल्टर हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन वहां से उन्होंने देखा कि वायरस तो आराम से ही फिल्टर हो जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो वायरसेस हैं वो बैक्टीरिया से क्या है, स्मॉलर हैं, छोटे हैं। आगे बढ़ते हैं। एम डब्ल्यू बेंजेरिक 1898 demonstrated that the extract of the infected plants of tobacco could cause infection in healthy plants and named the new pathogen virus and called the fluid as Contagium vivum fluidum, infectious living fluid, ठीक है। अब यहाँ पे एम डब्ल्यू बेंजेरिक का नाम आता है, ठीक है, 1898, कब, 1898। तो इन्होंने ये जो वायरस है उसके लिए एक बड़ा ही अच्छा सेंटेंस दिया, मान के चले, कॉन्टाजियम वीवम फ्लूइडम। ये कई बार आपको क्वेश्चन में पूछा जा चुका है नीट के, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। अब यहाँ पे इन्होंने इसका पता कैसे लगाया, तो इन्होंने क्या किया, इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट जो है, ठीक है, उसका एक्सट्रैक्ट निकाला। अब उस एक्सट्रैक्ट को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया किसके साथ, हेल्दी प्लांट्स के साथ, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा है मैं उसी को ही बता रही हूँ, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बता रही हूँ। एम डब्ल्यू बेंजेरिक ने क्या किया, इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट का एक्सट्रैक्ट निकाला और ये जो एक्सट्रैक्ट है इसको इंट्रोड्यूस कराया हेल्दी प्लांट्स में। फिर उन्होंने देखा कि ये जो हेल्दी प्लांट्स है वो भी क्या हो गए, वो भी क्या हो गए, डिसीज्ड हो गए, उनको भी क्या हो गया, डिसीज हो गया। किसकी वजह से, ये जो एक्सट्रैक्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया जो इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट है उसकी वजह से, ठीक है। तो तब उन्होंने ये जो पैथोजन है, ये जो पैथोजन है उसको क्या नाम दिया, वायरस नाम दिया, और उसको क्या कहा उन्होंने, कॉन्टाजियम वीवम फ्लूइडम, ठीक है, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। आगे बढ़ते हैं। WM Stanley 1935 showed that viruses could be crystallized and crystals consist largely of proteins, ठीक है। तो WM Stanley 1935, तो इन्होंने दिखाया कि जो वायरस हैं उनको हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं और ये जो क्रिस्टल्स हैं ये क्या इनमें मेनली क्या होते हैं, प्रोटीन्स ही होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं वायरसेस प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इसको हम एक बार देख लेते हैं। वायरसेस
वेनम या पॉइजनस फ्लूइड है, ठीक है, नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, नॉट कंसिडर्ड ट्रूली लिविंग, आउटसाइड द लिविंग सेल इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होते हैं, इनसाइड द लिविंग सेल एबल टू रेप्लिकेट देमसेल्स एंड क्या करते हैं, किल दी होस्ट, होस्ट को अल्टीमेटली ये क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं। वायरस जो है स्मॉलर देन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से छोटे होते हैं। दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल, तो जो भी होस्ट सेल है उसके बाहर अगर आप इस वायरस को देखोगे तो वो क्या होंगे, इनर्ट होंगे, ऐसा लगेगा कि वो कुछ है ही नहीं। लेकिन जैसे वो इन्फेक्ट कर लेते हैं फिर वो क्या कर लेते हैं, अपना जो नंबर है वो होस्ट के बॉडी में इंक्रीज करते हैं और होस्ट को किल कर देते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, ठीक है, मैंने आपको ऑब्लिगेट का वर्ड का मतलब आपको मैंने समझाया था। ऑब्लिगेट का मतलब है जो चाहिए, मतलब चाहिए, अगर वो उसे नहीं मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो मर जाएगा, ठीक है, ये क्या है, ऑब्लिगेट का मतलब है। अब ये जो वायरस है इसको अगर ये होस्ट की बॉडी मिली, होस्ट की बॉडी मिली तब ये क्या होगा, लिविंग होगा, ठीक है, अंदर में इसके रेप्लिकेट करेगा, अपना नंबर इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल उसको होस्ट नहीं मिला, अब होस्ट नहीं मिला तो वो आउटसाइड दी होस्ट बॉडी क्या है, वो डेड है, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि वायरसेस जो हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आप जरूर से नोट करिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। In addition to proteins, viruses also contain genetic material. तो प्रोटीन के अलावा वायरस और क्या कंटेन करते हैं, जेनेटिक मटेरियल that could be either RNA or DNA. No virus contain both RNA and DNA. A virus is a nucleoprotein and the genetic material is infectious. ठीक है। अब हम वायरस का स्ट्रक्चर देखें, बॉडी स्ट्रक्चर देखें तो उसमें क्या होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोटीन कोट, ठीक है। तो ये पहला कंपोनेंट हो गया। दूसरा कंपोनेंट यहाँ पे क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, और ये जो जेनेटिक मटेरियल है यही क्या होता है, इन्फेक्शियस होता है। तो अगर ये जो वायरस है वो किसी भी ऑर्गेनिजम्स के इनसाइड है तो उसकी बॉडी का कौन सा पार्ट इन्फेक्शियस होगा, कौन सा पार्ट जो है डिसीज कॉज करेगा, तो वो क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। अब ये जो जेनेटिक मटेरियल है वायरस के अंदर या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। लेकिन क्या इस वायरस एक वायरस में डीएनए और आरएनए साथ में हो सकते हैं क्या, नहीं, ठीक है। कभी भी डीएनए और आरएनए साथ में नहीं होगा एज ए जेनेटिक मटेरियल, या तो फिर यहाँ पे डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन जनरल वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स हैव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है, ऐसे वायरस जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं उनके पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। एंड वायरसेस दैट इन्फेक्ट एनिमल्स हैव आइदर सिंगल और डबल स्टैंडर्ड आरएनए और डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। अब यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड का मतलब है ये इस तरह से अकेला एक ही स्ट्रैंड है वहां पे, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड का मतलब यहाँ पे इस तरह से डबल स्ट्रैंड वहां पे प्रेजेंट होगा, दो स्ट्रैंड होंगे वहां पे, ठीक है। तो जो भी वायरस प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं उनके पास सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा। मान लो ये प्रोटीन कोट है तो उसके अंदर सिर्फ सिंगल स्टैंडर्ड इस तरह से क्या होगा, आरएनए प्रेजेंट होगा, ठीक है। वायरसेस दैट इन्फेक्ट एनिमल्स उनके पास या तो सिंगल और डबल स्टैंडर्ड आरएनए होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये क्या होगा, ये वायरस है, इसके अंदर ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, और ये इस तरह से डबल स्टैंडर्ड क्या हो गए, डीएसआरएनए। तो जो तो जो भी वायरस क्या करते हैं, एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं तो वहां पे सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए और डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकते हैं, और जो डीएनए होगा वो हमेशा क्या होगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैक्टीरियल वायरसेस और बैक्टीरियोफाज वायरस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया आर यूजुअली डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस, फिगर 2.6 बी, ठीक है। तो इसको हम जस्ट अपने अपकमिंग स्लाइड में हम देखने वाले हैं ये लाइन को, ठीक है। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। द प्रोटीन कोड कॉल्ड कैप्सिड मेड ऑफ स्मॉल सबयूनिट कॉल्ड कैप्सोमर्स प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। These capsomers are arranged in helical और polyhedral geometric forms. अब हम यहाँ पे देखते हैं, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर लेती हूँ। चलिए
तो वायरस के स्ट्रक्चर में ये जो हमने न्यूक्लियोप्रोटीन देखा था उसको हम प्रोटीन कोट भी कहते हैं, और ये जो प्रोटीन कोट है वो क्या करता है, वायरस के न्यूक्लिक एसिड को, न्यूक्लिक एसिड का मतलब यहाँ पे क्या है, जेनेटिक मटेरियल ही है। न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड ये डीएनए और आरएनए ही तो होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो प्रोटीन कोट है वो वायरस के न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अब ये जो प्रोटीन कोट होता है उसको हम क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। जैसे ही इस स्ट्रक्चर में आपको ये जो रेड रेड जो दिख रहा है वो आरएनए या जेनेटिक मटेरियल है या न्यूक्लिक एसिड है, और ये जो इस तरह से ग्रीन जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये क्या है, कैप्सिड है। तो कैप्सिड यहाँ पे ये अकेला कैप्सिड नहीं है, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है यहाँ पे, कैप्सिड है। मतलब आप बोलो प्रोटीन कोट इज इक्वल टू कैप्सिड। तो पूरे के पूरे प्रोटीन कोड को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कैप्सिड कह रहे हैं, ठीक है। अब ये जो कैप्सिड है मेड ऑफ स्मॉल सब यूनिट, तो ये जो कैप्सिड है ये बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, कैप्सोमियर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कैप्सोमियर्स। तो अगर, तो ये जो कैप्सिड है ये तो पूरा क्या है, ये इस तरह से ये पूरा का पूरा क्या हो गया, कैप्सिड हो गया। लेकिन अगर मैं ये इस एक स्मॉल सब यूनिट की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैप्सोमर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैप्सोमर हो जाएगा, ठीक है, कैप्सोमियर्स हो जाएगा इस तरह से। तो ये भी एक अकेला क्या है, कैप्सोमर है, ये एक अकेला क्या है, कैप्सोमर है। लेकिन ये सारे के सारे इस तरह से बने हुए हैं तो हम उसको क्या कहेंगे, कैप्सिड कहेंगे। कैप्सिड इज इक्वल टू प्रोटीन कोट। और ये जो कैप्सोमर्स हैं अरेंज इन अ हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म्स। तो ये जो कैप्सोमर्स हैं वो हेलिकल मतलब ये इस तरह से जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या कहते हैं, हेलिकल। या तो वो हेलिकल ज्योमेट्रिक फॉर्म में अरेंज होंगे या तो फिर पॉलीहेड्रल। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। These capsomeres are arranged in helical or polyhedral geometric forms. Okay. Viruses cause diseases like mumps, smallpox, herpes, and influenza. ठीक है, AIDS in human is also caused by virus. तो ये यहाँ पे जितने भी डिसीज आपको बताए गए हैं वो ह्यूमन को जो डिसीज होते हैं वायरस से, उसके एग्जाम्पल से, ठीक है। इन प्लांट्स द सिम्टम्स कैन बी मोजेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, कर्लिंग एंड येलोइंग। चलिए, तो वहां पे जो डिसीज वाला जो पार्ट था उसको मैं पहले आपको यहाँ पे बताती हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखा है, जितने भी एनसीईआरटी में वहां पे पैराग्राफ में हमने डिसीज पढ़े वो लिखा गया है, ठीक है। एनिमल्स के डिसीज और प्लांट के डिसीज, वो कौन से वायरस से होता है ये भी लिखा गया है, और उनका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है ये भी लिखा गया है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें मम्स, मम्स नाम की डिसीज लिखी गई थी। तो मम्स किसके द्वारा होता है, मम्स वायरस। यहाँ पे आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड, इस तरह से सिंगल स्ट्रैंडेड वहां पे जेनेटिक मटेरियल होगा। स्मॉल पॉक्स वेरियोला वायरस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड, तो इस तरह से डबल स्ट्रैंडेड होगा, ठीक है। हर्पीज वायरस, हर्पीज डिसीज, ठीक है। हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस HSV, डीएनए क्या हो जाएगा यहाँ पे, इस तरह से डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होगा। इन्फ्लुएंजा वायरस की अगर हम बात करें, इन्फ्लुएंजा डिसीज, तो वायरस यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा वायरस। आरएनए क्या होगा, इस तरह से सिंगल स्टैंडर्ड होगा। एड्स की बात करें, ठीक है, तो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस HIV वायरस, जिसमें क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। अब यहां से यहां तक तो किसकी बात हो गई, एनिमल्स की बात हो गई। एनिमल में जो भी वायरस जो है डिसीज कॉज करते हैं तो वो उसकी बात होगी। अब यहां से यहां हम किसकी बात करेंगे, प्लांट डिसीज की बात करेंगे कॉज्ड बाय वायरस। मोजेक फॉर्मेशन, तो यहाँ पे टोबैको मोजेक वायरस TMV, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड, ये आपको याद रखना है, ठीक है। लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, लीफ को आप कभी भी देखते हो इस रोल हो जा रहता है या कर्ल हो जा रहता है प्लांट्स में, तो वो किसकी वजह से होता है, पपाया लीफ कर्ल वायरस की वजह से। यहाँ पे डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड आपको मिलेगा। येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, तो बीन येलो मोजेक वायरस, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड। ड्रॉपिंग एंड स्टंट ग्रोथ प्लांट्स, तो यहाँ पे क्या हो गया, राइस ड्रॉप वायरसेस, आरएनए डबल स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे ये जो टोबैको मोजेक वायरस है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इन सब में। और ये जो एनिमल्स में जो वायरस और डिसीज हमने पढ़े हैं और इनके जेनेटिक मटेरियल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपको ये सारे डिसीज क्लास 12th में भी क्या करने हैं, पढ़ने हैं।
स्पेशली ये जो एड्स वाला जो पार्ट है, हर्पीज है, मम्स है, स्मॉल पॉक्स है, तो ये आपको क्लास 12th में डिटेल से पढ़ना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लास 11th और क्लास 12th में कहीं ना कहीं एक कनेक्शन है, और जहां पर भी इस तरह से दो चैप्टर्स का कनेक्शन आता है वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको जरूर से याद रखना है। अब हम आते हैं इमेजेस पे। तो यहाँ पे जो ए इमेज है, ये किसका इमेज है? टोबैको मोज़ेक वायरस, टीएमवी। अब ये जो टीएमवी है, हमने देखा कि वहां पे क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होगा। ठीक है, और ये क्या हो गया, कैप्सिड हो गया। ठीक है, आपको इमेजेस भी बहुत अच्छे से याद करने हैं, इमेज से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए। अब ये सेकंड क्या है, बैक्टीरियोफाज। ये क्या है, बैक्टीरियोफाज? हमने एक लाइन वहां पे उस पिछले पैराग्राफ में छोड़ा था। बैक्टीरियल वायरसेस और बैक्टीरियोफाज, वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया आर यूजुअली डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस। तो ये जो बैक्टीरियोफाज क्या होते हैं, ये यहाँ पे मान के चलो क्या है, बैक्टीरिया है। ये क्या है, बैक्टीरिया। तो ये जो वायरस होते हैं वो क्या करते हैं, इनको इस तरह से क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं। और यहाँ पे इनका जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है उसको इनके अंदर क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं। यहाँ पे क्या कर दिए, इंजेक्ट कर दिए। अब यहाँ पे ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये क्या होता है, रेप्लिकेट होता है, और बहुत सारे इस तरह से बैक्टीरियोफाज वायरस क्या करते हैं, यहाँ पे जनरेट होते हैं। ठीक है, तो जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफाज या फिर बैक्टीरियो वायरस। और ये जो बैक्टीरियोफाज होते हैं, इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस। तो यहाँ पे आप इस तरह से बना लो या लिख लो, यहाँ पे कौन सा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ओके, चलो। अब यहाँ पे हम इसका नेम देखते हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहला रहा है, हेड, कॉलर, ठीक है, शीथ, और ये क्या हो जाएगा, टेल फाइबर्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वायरॉइड्स। In 1971, Teodyne discovered a new infectious agent that was smaller than viruses and caused potato spindle tuber disease। ठीक है, तो 1971 में टियोडेनर नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक न्यू इन्फेक्शियस एजेंट को खोजा जो कि वायरस से भी स्मॉलर था। सोचो, वायरस जो है बैक्टीरिया से भी छोटा है, और ये जो वायरॉइड्स है वो वायरस से भी छोटा है। एंड कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। और ये कौन सा बीमारी कॉज करता है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। इट वॉज फाउंड टू बी फ्री आरएनए, इट लैक द प्रोटीन कोड। तो ये जो पैथोजन था उसमें सिर्फ और सिर्फ फ्री आरएनए प्रेजेंट था, और जो भी प्रोटीन कोड जो है वो एब्सेंट था। दैट इज फाउंड इन वायरसेस, हेंस द नेम वायरॉइड। द आरएनए ऑफ द वायरॉइड वाज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो वायरॉइड के बारे में आपको क्या क्या बातें याद रखनी है। सबसे पहले तो 1971 में टियोडाइनी ने इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था। प्रोटीन कोड एब्सेंट होता है, फ्री आरएनए होता है जिसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, कम होता है, वायरस से भी छोटा होता है, और ये क्या करता है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज कॉज करता है। ओके, प्रियॉन्स की बात करें, इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिसीज वर फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाय एन एजेंट कंसिस्टिंग ऑफ अ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। ठीक है, तो मॉडर्न मेडिसिन में एक न्यूरोलॉजिकल डिसीज है जो कि कॉज करता है या ट्रांसमिट होता है किसकी वजह से, एक एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन की वजह से। द एजेंट वॉज सिमिलर इन साइज टू वायरस। ठीक है, तो प्रियॉन्स का साइज जो है वायरस के साइज से सिमिलर है। दीज एजेंट्स वर कॉल्ड प्रियॉन्स। तो ये एजेंट्स को हमने क्या नाम दिया, प्रियॉन्स नाम दिया। द मोस्ट नोटेबल डिसीज कॉज बाय प्रियॉन्स आर बोवाइन स्पॉन्जिफोम encephalopathy, BSE, commonly called mad cow disease in cattle, and its analogous variant of CR Jacob disease। ठीक है, CGED in humans। अब यहाँ पे प्रियॉन्स की अगर बात करें हम, तो प्रियॉन्स क्या होते हैं, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं। इनमें जो जेनेटिक मटेरियल है या न्यूक्लिक एसिड है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, साइज की बात करें तो यहाँ पे सिमिलर इन साइज टू वायरस, तो वायरस के साइज के जैसा होता है। ये डिसीज कॉज करता है बोवाइन स्पॉन्जिफोरम
इंसेफेलोपैथी BSE, जिसको हम और क्या कहते हैं, मैड काउ डिसीज इन कैटल एंड, ठीक है, इन कैटल्स, काउ एंड कैटल्स। अब यहाँ पे इट इज एनालॉगस वेरिएंट ऑफ जैकॉब डिसीज, जिसको हम CR जैकॉब डिसीज भी कहते हैं, CG एड इन ह्यूमंस, ठीक है। अब ये जो मैड काउ डिसीज है, तो जो भी लोग बीफ खाते हैं तो उनको इसकी वजह से एल्जाइमर की डिसीज की बहुत शिकायत होती है। और एल्जाइमर्स डिसीज क्या होता है, एक न्यूरोलॉजिकल डिसीज होता है। अब यहाँ पे प्रियॉन वाले सेक्शन में आप सबसे फर्स्ट लाइन में यहाँ पे न्यूरोलॉजिकल डिसीज पढ़ते हैं, तो एल्जाइमर में क्या होता है, आपकी जो मेमोरी जो है लॉस हो जाती है, ठीक है। तो प्रियॉन्स यहाँ पे क्या है, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है और ये वायरस के साइज से सिमिलर है, ठीक है, और इसमें जेनेटिक मटेरियल एब्सेंट होता है। लाइकेंस की बात करें, लाइकेंस आर सिम्बायोटिक एसोसिएशंस दैट इज म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। तो लाइकेंस क्या होते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होते हैं किसके किसके बीच, एल्गी एंड फंजाई के बीच। The algal component is known as phycobiont. Algal component को हम phycobiont कहते हैं and fungal component को mycobiont कहते हैं, which are autotrophic and heterotrophic. अब यहाँ पे जो algae है वो जाहिर सी बात है autotrophic होगा और जो fungi है वो heterotrophic होगा। Algae prepare food for fungi and fungi provide shelter, absorb minerals, nutrients and water for its partner. तो यहाँ पे ये जो algae है वो क्या करेगा, फूड प्रिपेयर करेगा फंजाई के लिए, ठीक है। और ये जो फंजाई है वो प्रोवाइड शेल्टर, एब्जॉर्ब मिनरल, न्यूट्रिएंट एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर, मतलब एल्गी के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। So close is their association that if one saw a lichen in nature, one would never imagine that they had two different organisms within them. तो अगर आप लाइकेन को नेचर में देखोगे तो आपको मतलब लगेगा ही नहीं कि वहां पे दो तरह के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, एल्गी एंड फंजाई। वो आप कह लो दोनों के दोनों इतने एक जैसे लगते हैं कि वो लाइकेन क्या लगेगा आपको, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म ही लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं लाइकेन क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। सिम्बायोटिक का मतलब यहाँ पे क्या है, जो साथ साथ रहते हैं, ठीक है, और एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं, एक दूसरे को कुछ ना कुछ वो पॉजिटिव क्या करते हैं, देते हैं। यहाँ पे दो कंपोनेंट है, फाइकोबायोंट एंड माइकोबायोंट। फाइकोबायोंट का मतलब यहाँ पे क्या है, एल्गल कंपोनेंट, और एल्गल कंपोनेंट है तो वो क्या करेगा, ऑटोट्रॉफिक होगा। ऑटोट्रॉफिक का मतलब फोटोसिंथेटिक होगा, फोटोसिंथेटिक है तो वो क्या करेगा, खाना बनाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे माइक्रोबायोट का मतलब क्या है, फंजाई, फंगल कंपोनेंट। हेट्रोट्रॉफिक होगा, प्रोवाइड शेल्टर एंड मिनरल्स एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर। अब यहाँ पे आप याद कैसे रखोगे, देखो लाइकेन में इतना तो याद हो जाएगा कि एल्गी एंड फंजाई होंगे, ठीक है। अब इतना हमको पता है कि एल्गी क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं। अब फोटोसिंथेसिस से आपको फाइकोबायोंट याद रखना है, फोटो, ठीक है, फोटोसिंथेसिस पी से स्टार्ट होता है, यहाँ पे फाइकोबायोंट भी पी से स्टार्ट होता है, तो एल्गी यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइकोबायोंट। अब आपको याद रखना है कि फंगल कंपोनेंट को हम माइक्रोबायोंट कैसे याद रखें। अब हमें पता है कि फंगल बॉडी का स्ट्रक्चर हम देखें तो उसमें हाइफी होता है और बहुत सारे हाइफी मिलकर के माइसीलियम बनाते हैं, ठीक है। तो फंगल में माइसीलियम वर्ड हमको पता है, तो माइसीलियम से माइक्रोबायोंट वर्ड आप याद रख सकते हैं, और माइक्रोबायोंट कौन होता है, फंजाई होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप चीजों को याद रख सकते हैं रिलेट करके। आगे बढ़ते हैं। Lichens are very good pollution indicators. They do not grow in polluted areas. ठीक है, तो पॉल्यूशन इंडिकेट करते हैं कौन, लाइकेन। स्पेशली यहाँ पे एयर पॉल्यूशन को क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। जहां पर भी सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड जहां पर भी ज्यादा होता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, वहां पे अगर जो भी, अब ये क्या है, पेड़ है मान के चलो, अब इसमें इस तरह से लाइकेन क्या है, प्रेजेंट है। तो अगर वहां पे एयर पॉल्यूशन हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड अगर ज्यादा हुआ, तो ये जो लाइकेन है ये यहाँ से क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, ठीक है, और फिर ये कभी वहां पर ग्रो नहीं होंगे। तो इस तरह से हम कहते हैं कि लाइकेन जो है गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं एमसीक्यूज पे। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ए सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे ए सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कौन नहीं है, ए सेल्यूलर या फिर आप क्या कह सकते हैं, नॉन सेल्यूलर। प्रियॉन्स, प्रियॉन्स, ठीक है। लाइकेन्स, यस आंसर,
बाकी ऑप्शंस को देखें, वायरॉइड्स एंड वायरसेस। तो हमने फर्स्ट जो वायरस वाला जो पैराग्राफ है उसमें फर्स्ट में ही पढ़ा है कि प्रियॉन्स, वायरॉइड्स एंड वायरसेस आर नॉन सेल्यूलर। और लाइकेन में तो क्या है, एल्गी और फंजाई है, ठीक है। और एल्गी और फंजाई तो मल्टी सेल्यूलर होते हैं, तो ये लाइकेन क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। सिलेक्ट द पेयर दैट कंसिस्ट ऑफ वायरल डिसीज। अब हमको यहाँ पे पेयर सिलेक्ट करना है जिसमें वायरल डिसीज प्रेजेंट हो। मम्स एंड स्मॉल पॉक्स, तो ये क्या है, वायरस डिसीज है। हर्पीज एंड इन्फ्लुएंजा हमने अभी पढ़ के आया है, वायरस डिसीज है। क्लोरेला एंड टाइफाइड, ठीक है। तो क्लोरेला एंड टाइफाइड जो है यहाँ पे क्या है, बैक्टीरियल डिसीज है। जब मैं आपको किंगडम मोनेरा जब मैं पढ़ा रही थी, तब मैंने वहां पे बताया था आपको क्लोरेला एंड टाइफाइड के बारे में कि वो बैक्टीरियल डिसीज है, ठीक है। और इसके बैक्टीरिया के नाम भी मैंने आपको बताए हैं, तो आप जरूर से कमेंट करिए कि क्लोरेला और टाइफाइड किस किस बैक्टीरिया की वजह से होता है। ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो ए और बी दोनों ऑप्शन ही यहाँ पे क्या हो जाएंगे, वायरल डिसीज है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल डिसीज ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट का वायरल डिसीज कौन सा नहीं है। पोटैटो, ऑप्शन ए पोटैटो लीफ रोल, टोबैको मोजेक डिसीज, लीफ कर्ल ऑफ टोमेटो, रस्ट ऑफ व्हीट। चलिए, तो यहाँ पे जो पोटैटो लीफ रोल, टोबैको मोजेक डिसीज एंड लीफ कर्ल ऑफ टोमेटो है, तो ये सारे के सारे वायरस डिसीज हैं। और जो ये जो रस्ट ऑफ व्हीट है, ठीक है, तो ये किसके द्वारा होता है, फंजाई के द्वारा। ये क्या है, फंगल डिसीज है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, हु क्रिस्टलाइज्ड एंड आइसोलेटेड वायरसेस फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एकदम ये सारे क्वेश्चंस तो आपको एकदम मुंह पर याद होने चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, WM स्टेनले, ठीक है। इन्होंने क्रिस्टलाइज किया वायरस को सबसे पहले। बैक्टीरियोफाज कंटेन, क्वेश्चन नंबर 5, बैक्टीरियोफाज में क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए एंड डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया ही है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया है और यहाँ पे एनसीईआरटी पे भी लिखा है, ठीक है, कि ये जो बैक्टीरियोफाज होते हैं उसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वायरसेस आर करेक्ट। तो हमको क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। दीज आर सेल्यूलर इन्फेक्शन एंड न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स। तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सेल्यूलर लिखा हुआ है, जबकि वायरसेस क्या होते हैं, ए सेल्यूलर होते हैं। वायरस क्या होते हैं, ए सेल्यूलर होते हैं। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ऑप्शन ABCD में किसमें फर्स्ट है। तो ऑप्शन ए में फर्स्ट है, तो इसको हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे, ठीक है। ऑप्शन डी में भी फर्स्ट है, तो इसको हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड स्टेटमेंट, दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, यस, ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। जेनेटिक मटेरियल कंटेन्स आइदर डीएनए और आरएनए बट नेवर बोथ। तो जेनेटिक मटेरियल में या तो डीएनए होगा, आरएनए होगा, लेकिन दोनों एक साथ कभी नहीं होगा। तो ये भी क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। दे कैन बी क्रिस्टलाइज, हाँ जरूर भाई क्रिस्टलाइज कर सकते हैं। तो ये भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ तीनों का तीनों ऑप्शन यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। तो हमको अब चेक करना है, तो इसमें तो ये क्या होगा, कट हो गया, क्योंकि इसमें फोर्थ वाला नहीं है। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिलेक्ट द मिसमैच पेयर। चलिए, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क रहा। ये आपके लिए क्या रहा, होमवर्क रहा। बहुत इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़िए, आपको जरूर से इसका आंसर मिलेगा। और आप इसका आंसर जो है नीचे कमेंट में जरूर बताइए। आगे बढ़ते हैं। अब अब हम क्या करेंगे, समरी पढ़ेंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी में जो समरी दी होती है वो भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि कई बार वहां पे ऐसे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो पूरे चैप्टर्स में नहीं लिखे होते हैं, ठीक है। Biological classification of plants and animals was first proposed by Aristotle on the basis of simple morphological characters, ठीक है। तो सबसे पहले साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किसने किया था, एरिस्टोटल ने किया था, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे। और किसमें डिवाइड किए थे उन्होंने, प्लांट्स एंड एनिमल्स। Linnaeus later classified all organisms into two kingdoms, Plantae and Animalia, ठीक है। तो उसके बाद Linnaeus है, उन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया।
विटेकर प्रपोज्ड ऑन इलॉबरेट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो विटेकर यहाँ पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी एंड एनिमेलिया। द मेन क्राइटेरिया, अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया बता रहे हैं। ऑफ द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वेयर सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो ये क्या बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा क्राइटेरिया पूछा जाता है। इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया आर इंक्लूडेड इन किंगडम मोनेरा। ठीक है, जो भी बैक्टीरिया है वो किंगडम मोनेरा में इंक्लूड किए हैं। और बैक्टीरिया आर कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन। तो पूरे किंगडम मोनेरा में कॉस्मोपॉलिटन वर्ड नहीं लिखा है, कॉस्मोपॉलिटन वर्ड फंजाई में लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो बैक्टीरिया है, मैंने आपको वहां पर ही बताया था कि बैक्टीरिया भी कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब है ये आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब अगर आपने तो पूरा एनसीईआरटी पढ़ा लेकिन समरी पढ़ा ही नहीं है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि बैक्टीरिया भी कॉस्मोपॉलिटन है। ठीक है, तो इसीलिए समरी को भी पढ़ना जरूरी है। These organisms show the most extensive metabolic diversity. Yes, bacteria may be autotrophic or heterotrophic in their mode of nutrition. तो बैक्टीरिया हमने देखा है कि वो ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं और हेटरोट्रॉफिक भी। किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड्स ऑल सिंगल सेल यूकेरियोट्स। तो जितने भी सिंगल सेल यूकेरियोट्स है वो कहाँ आते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा में इंक्लूड किए गए हैं। सच एज क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोल्स। Protists have defined nucleus and other membrane-bound organelles. अब प्रोटिस्टा के पास क्यों डिफाइंड न्यूक्लियस और अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं, क्योंकि ये क्या है, प्रोटिस्टा क्या होते हैं, यूकेरियोट्स होते हैं। दे रिप्रोड्यूस बोथ एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली। मेंबर्स ऑफ किंगडम फंजाई शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन स्ट्रक्चर एंड हैबिटेट। तो फंजाई भी आपको हर जगह देखने को मिलेंगे और फंजाई भी इसीलिए क्या है, कॉस्मोपॉलिटन कहलाता है। Most fungi are saprophytic in their mode of nutrition. ठीक है, they show asexual and sexual reproduction. तो फंजाई में भी यहाँ पर asexual and sexual reproduction आपको देखने को मिलेंगे। Phycomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes and Deuteromycetes are the 4 classes under this kingdom. तो किंगडम फंजाई में कितने क्लासेस हैं, 4 क्लासेस हैं। The plantae includes all eukaryotic chlorophyll containing organism. ठीक है, ये हमने आज ही पढ़ा है। कौन कौन से हो गए वो क्लास, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स आर इंक्लूड इन दिस ग्रुप। द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स एग्जिबिट्स अल्टरनेशन जनरेशंस, जैसे कि गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक जनरेशन। ठीक है, तो प्लांट्स में यहाँ पे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किसके बीच होगा, गैमेटोफिटिक एंड सिप्रोफिटिक जनरेशन के बीच। The heterotrophic eukaryotic multicellular organisms lacking a cell wall are included in the kingdom Animalia. ओके, तो ये सारे लोगों को हमने किंगडम एनिमेलिया में रखा हुआ है। और आज हमने वायरस, स्पायरोइड एंड प्रियन एंड लाइकेंस, जो कि लाइकेंस तो नहीं बट बाकी तीनों जो है ए सेलुलर या नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर है, हमने उसके बारे में भी पढ़ाई की, बहुत सारे क्वेश्चंस किए और इसी तरह से हमारा ये चैप्टर होता है खत्म। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चंस लगाएंगे कब, सैटरडे को। सैटरडे को मैं इफ पॉसिबल 100 क्वेश्चन लाने का ट्राई करूंगी, लेकिन अगर वो पॉसिबल नहीं हो जाएगा तो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 50+ क्वेश्चंस हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, जिसमें नीट पीवाईक्यूज क्वेश्चंस होंगे, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज होंगे, मैच द कॉलम्स और असर्शन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए, थैंक यू गाइज फॉर द वॉचिंग, और आप बने रहिए अपने बाकी लेक्चर्स को देखने के लिए, बाकी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ गेट साइंस सरला यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आपको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको जो भी अपकमिंग वीडियोस हैं गेट साइंस सरला यूट्यूब चैनल पर वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको किसी भी पॉइंट पे, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप जरूर से नीचे कमेंट में मुझे बताइए, मैं रिस्पॉन्ड करूंगी। तब तक देखते रहिए गेट साइंस सरला यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।